Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the Painter poem written by John Ashbery. ये जो पोइम है बहुत ही जो फिलोसफिकल टाइप की पोइम है, इंटरेस्टिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं। द पेंटर बाय जॉन एशबरी इज़ अ ब्यूटीफुल लिटरेरी वर्क पब्लिश्ड इन आएगा यहाँ पर, सॉरी नहीं आएगा, इन 1956 के एक लिटरेरी वर्क है, बहुत ही खूबसूरत सा। 1956 में ये पब्लिश हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेज ऑफ आर्ट इन इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी बहुत अच्छे अच्छे जो वर्क हैं ना उनमें से एक है। द पोइम बेसिकली डिस्क्राइब्स द कम्युनल एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी के जो रवायती तौर पे अकायद चले आ रहे होते हैं ना, कि उनके जो नैरो माइंडेडनेस होती है, कंजर्वेटिव लोग होते हैं, उसके बारे में ये पोइम है। बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट एक्सेप्ट चेंज एंड हैव पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ आर्ट, कि उन्होंने जो है ना अपने माइंड को बहुत ज़्यादा नैरो कर रखा होता है और वो किसी भी चेंज को, कोई भी मॉडर्निज़म को चेंज, किसी भी जो है ना पाबंदी को हटाने के लिए तैयार ही नहीं होते, और ना ही वो किसी आर्ट को फ्रीडम देना चाहते हैं। द पोइट इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पेंटिंग। पोइट करने पे इसका पोइम का नाम तो पेंटर रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो पेंटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, बट इज़ टॉकिंग अबाउट आर्ट इन ऑल इट्स फॉर्म, बल्कि आर्ट की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, वो म्यूज़िक है, पेंटिंग है, या कोई भी स्किल है ना, उसकी वो बात कर रहे हैं। द कन्वेंशनल आर्टिस्ट एंड द मॉडर्न राइटर्स आर स्टक बिटवीन देयर आइडियाज़ एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, कि जो पुराने आर्टिस्ट हैं और जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं ना, उनके दरमियान बहुत से डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनके थिंकिंग में, उनके वर्क में। दे आर कर्स्ड एंड रिजेक्टेड बाय दोज हु बिलोंग टू द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। अब जो मॉडर्न आर्टिस्ट होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, ओल्ड थिंकिंग वाले लोग होते हैं, पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। समरी ऑफ द पेंटर बाय जॉन एशबरी, अ पेंटर इज सिटिंग बिटवीन अ सी एंड सम बिल्डिंग। अब जब ये वो पोइट इस पोइम को लिख रहा है तो क्या है कि वो एक समंदर और एक बिल्डिंग के दरमियान में बैठा हुआ है। ही वांट्स टू ड्रॉ अ पोर्ट्रेट ऑफ द सी। अब वो एक समंदर को ड्रॉ करना चाहता है। ही एक्सपेक्ट्स द सी टू ब्रिंग अप सैंड टू हिम। अब वो ये चाहता है कि यानी समंदर की जो रेत है ना उसको भी बना दे। टेक द ब्रश फ्रॉम हिज हैंड एंड पेंट द पोर्ट्रेट इटसेल्फ। वो चाहता है कि वो अपने हाथ में ये ब्रश पकड़े और ये सारा जो है ड्रॉ कर दे, बट इट इज़ नथिंग मोर देन अ चाइल्ड विश। लेकिन इतने बड़े समंदर को ड्रॉ एक जो है ना पेज पे करना, वो एक बिल्कुल बच्चे की ख्वाहिश की तरह है, जो कि शायद ही पूरी हो सकती हो। द पेंटर इज़ इनकेपेबल ऑफ पोर्ट्रेइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑन हिज canvas, so his sitting is there trying to figure out what to do until the people living in the buildings ask him to paint something that is of some use. अब क्या है कि पेंटर जो है वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने में, नेचर की ब्यूटी को ड्रॉ करने में कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि उसका कॉन्वस जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है, और इसके अलावा जो वो ड्रॉ करना चाह रहा है, लोग उसके जो हैं अगेंस्ट हैं। लोग ये चाहते हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ ड्रॉ करे जो कि किसी इस्तेमाल में आए। दे टेल हिम डैट द सब्जेक्ट दैट ही वांट्स टू पेंट इज़ एंडलेस एंड कॉम्प्लेक्स। अब लोग उसको कह रहे हैं कि जो तुम मौजूद चूज़ कर रहे हो ना, जो तुमने सब्जेक्ट चूज़ किया है पेंटिंग के लिए, वो एंडलेस है, कभी ना ख़त्म होने वाला है और बहुत ही पेचीदा है। दे आस्क हिम आइदर टू चूज़ अ सब्जेक्ट दैट इज़ ईजी, ट्रेडिशनल एंड पॉसिबल, और जस्ट कीप प्रेइंग। अब लोग उसको कहते हैं कि तुम्हें जो है कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, वो या तो आसान हो, या रवायती हो, या फिर मुमकिन हो, या अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ दुआ करते रहो। द पेंटर इज़ इनकेपेबल ऑफ explaining it to those superficial and lazy people in the buildings that it is nature and feelings that can bring life to a canvas. अब क्या है कि पेंटर अपनी बात समझा नहीं पा रहा, बिल्डिंग में रहने वाले लेज़ी और सुस्त लोगों को, जो कि नेचर की ब्यूटी को नहीं समझते। वो बताना चाहता है कि नेचर जो है वो कितनी खूबसूरत चीज़ है और ये कानवास को एक नई ज़िंदगी बख्श देगी। नॉट द ओल्ड ट्रेडिशन सुपरफिशियल आइडियाज़ ऑफ देयर्स, ना बल्कि ना कि उनके जो पुराने और जो कदीम ख्यालात हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही देन गिव्स अप ऑन द सी एंड चूजेज हिज वाइफ एज द न्यू सब्जेक्ट ऑफ फॉर हिज पोर्ट्रेट। फिर वो क्या करता है कि लोगों के दबाव में आके ये सोचता है कि वो जो है ना अपना प्लान कैंसिल कर देता है और अपनी वाइफ को एज अ सब्जेक्ट चूज़ करके पेंटिंग करता है। ही ट्राइज टू मेक अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ हर एज ब्यूटीफुल एज रून्ड बिल्डिंग्स डैट ही गिव्स अप ऑन डैट एज वेल। तो वो क्या कहता है, सोसाइटी के प्रेशर में आके उसके जो है ना बहुत ही खूबसूरत सा जो है अपनी वाइफ का पोर्ट्रेट ड्रा करने की कोशिश करता है। ही फेल टू ड्रा अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज वाइफ, लेकिन वो ऐसा करने में भी नाकाम रहता है। ही फेल्ट एज
इफ़ ही हैड फॉरगेटन टू ड्रॉ एट ऑल। मतलब वो जब यानी जब हम किसी चीज़ को चाह रहे होते हैं ना, तो सपोज़ कि आपको कोई चीज़, आप बाज़ार गए हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है, कोई एड्रेस ऐसा है कि जिसको आपने पसंद किया है, लेकिन आप उस नेक्स्ट शॉप से जितनी मर्जी ड्रेसेस जो है देख लेंगे, आप वो आपको इस तरह से दिल नहीं लगेंगे जितना कि आपको वो वाला ड्रेस लगा होता है। इसी तरह से उसने जो जब सोच लिया था कि वो एक सी को ड्रा करेगा, तो उसके बाद वो जब कुछ भी और ड्रा करना चाह रहा है, वो उसको पसंद नहीं आ रहा, वो उसको से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और ऐसे महसूस करे कि उसे तो जो है ना पेंटिंग ही भूल गई है। ही गैदर्स अप द करेज अगेन एंड डिप्स हिज ब्रश इन द सी। वो फिर दोबारा से अपना हौसला जो है ना वो इकट्ठा करता है और अपने ब्रश को जो है वो समंदर में डिप करता है। ही प्रेज इन हिज हार्ट एंड आस्क द सी टू फिल द पोर्ट्रेट विद इटसेल्फ ऑन इट व्हेन ही स्टार्ट्स पेंटिंग। और दुआ अपने दिल में ये दुआ कर रहा होता है कि वो इस समंदर को जो है ना, इस समंदर का जो पोर्ट्रेट है ना वो खुद ही जो है बन जाए, और खुद ही जो है ना वो पेंटिंग स्टार्ट हो जाए। द न्यूज़ ऑफ हिम चेंजिंग हिज सब्जेक्ट बैक टू सी हैज़ स्प्रेड लाइक अ फॉरेस्ट फायर अमंग द पीपल ऑफ द बिल्डिंग। अब वो जब लोगों को पता चलता है कि इसने दोबारा जो है ना फिर अपनी वाइफ का जो है पोर्ट्रेट छोड़ के अपने दोबारा इसी कानवा को सी को ड्रा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ख़बर लोगों में ऐसे फैल जाती है जैसे जंगल में आग फैल जाती है। ही नाउ इज़ टू टायर्ड टू लिफ्ट हिज ब्रश अप एनी मोर। अब मजीद उसमें हिम्मत नहीं रही कि वो मजीद ब्रश को उठा सके। दिस प्रोवोक्स हिज कंटेम्प्रेरीज इन द बिल्डिंग्स। और लेकिन उसके जो वहाँ के हम असर लोग होते हैं वो उसको जो है उकसाते हैं ऐसा करने पे। दे टेल हिम दैट दे डू नॉट विश फॉर एनी थिंग लाइक हिम। वो उनको बताते हैं कि वो ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं रखते उसके जैसी। नीदर डू दे वांट टू ब्रिंग द एलिमेंट ऑफ नेचर ऑन टू देयर कॉन्वास, नॉर डू दे वांट द सी टू ड्रॉ इट ऑन पोर्ट्रेट फॉर देम। कि वो ना तो ये चाहते हैं कि वो उनके लिए कॉन्वास पे कोई नेचर को ड्रा करे, ना ही वो ये चाहते हैं कि उनके लिए कोई भी वो पोर्ट्रेट बनाए समंदर का। फाइनली हिज विश फॉर क्रिएटिंग समथिंग न्यू नाउ फेड्स अवे। जो उसकी ख्वाहिश होती है ना अपने ख्वाब को पूरा करने की, सी को ड्रा करने की, वो जो है ना वो उसका ख्वाब बिखर के रह जाता है। ही गिव्स अप ऑन ड्राइंग एनीथिंग ऑन द कैनवास एट ऑल। और वो पेंटिंग को बिल्कुल छोड़ देता है। ही पुट्स हिज ब्रश डाउन एंड स्क्रीम सो लाउड दैट इट गोज़ अप टू द स्काइज। स्क्रीम्स कहते हैं चीखना चलाना, कि वो अपना ब्रश जो है ना वो नीचे रख देता है और इतनी ज़ोर से चीखता चलाता है कि उसकी आवाज़ जो है वो आसमान तक जाती है। द पीपल इन द बिल्डिंग्स हैव सक्सीडेड इन डिस्करेजिंग हिम। कि लोग जो थे ना, मुआशरे के जो लोग होते हैं ना, जो उनका मकसद था ना वो पूरा हो गया, वो उसको डिस्करेज करने में, उसका हौसला जो है पस्त करने में कामयाब हो गए हैं। दे थ्रो द कानवास एंड द ब्रश इन द सी। अब वो क्या करते हैं कि उसने उसका जो कानवा था और जो ब्रश था ना वो समंदर में फेंक दिया। एंड हिज विश टू पोर्ट्रे द सी रिमेन्स प्रेयर ओनली। और उसकी जो ख्वाहिश थी कि वो समंदर को ड्रा करेगा वो सिर्फ एक दुआ बन के रह जाती है। अब इस पोइम की जेनर कैसी है? जेनर ऑफ द पोइम इज़, अब ये अपनी बात याद रखनी है कि ये जो मैंने आपको नोट सेंड किए ना, ये थोड़ा ये हेडिंग्स में लिखे हुए हैं। हेडिंग्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसमें दी हुई हैं, लेकिन आपने जब पेपर में क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है तो आपने हेडिंग्स को यूज़ नहीं करना। Genre of the poem is very typical like most of the Shakespeare's poem. द पेंटर इज़ एन एलेगरी। अब ये पोइम जो है ना वो एलेगरी है। एलेगरी कहते हैं टू लेवल स्टोरी को, मतलब जिसका अपेरेंटली कुछ और मीनिंग हो और इनर लेवल पे उसका कोई और मीनिंग हो। जैसा कि आपने गुलिवर ट्रैवल पढ़ा था ना, इसी तरह से ये पोइम भी है। आ सिम्बॉलिक फिक्शनल नरेटिव, एक यानी फिक्शनल नरेटिव के फॉर्म में एक नावल की कहानी की तरह है। वेयर देयर आर पीपल क्रिटिसाइजिंग अ पेंटर डिसीजन, जहाँ पे लोग एक पेंटर के फैसले पे तंज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। हुई सिटिंग बिटवीन अ सी एंड द बिल्डिंग, जो कि एक समंदर और इमारत के दरमियान बैठा हुआ है। इट इज़ एन एलेगरी बिकॉज द स्टोरी ऑफ द पेंटर इन द पोइम इज़ एक्चुअली द स्टोरी ऑफ ऑल द आर्टिस्ट। ये एलेगरी इस वजह से है क्योंकि ये सिर्फ उसी पेंटर की कहानी नहीं है, ये सिर्फ एशबे की कहानी नहीं है, बल्कि जितने भी आर्टिस्ट हैं सबकी यही कहानी है। इवन पोइट, चाहे वो शायर हैं, हु ट्राई टू कम अप विद समथिंग न्यू, जो कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, एंड क्रिएटिव बट आर क्रिटिसाइज्ड एंड इवन मोर क्रिटिफाइड बाय देयर कंटेम्प्रेरीज। लेकिन मुआशरा जो है वो उनको तंज करता है और उनको एक जो है चेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता और उनको डिस्करेज किया जाता है। करेक्टर्स इन द पोइम आर द पीपल इन द बिल्डिंग्स। अब इसके पोइम में जी तो हमने कोई करेक्टर नहीं पढ़े, एक तो पेंटर खुद था और दूसरा जो है बिल्डिंग के लोगों की बात की है। एंड द पेंटर वाइल द सिटिंग इज़ द सी शोर, जब वो एक साहिल के किनारे बैठा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम कैसा है? द पेंटर हैज़ 7 स्टैंजाज इन टोटल इसके 7 स्टैंजाज हैं। फर्स्ट 6 स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन्स ईच, वाइल द लास्ट स्टैंजा हैज़ ओनली 3 लाइन्स। इसके पहले जो 6 स्टैंजा हैं वो 6 लाइन के हैं और एंड वाला स्टैंजा के 3 लाइन्स हैं, मतलब 39 लाइन्स की ये पोएम है। द लास्ट स्टैंजा इज़ द कंक्लूजन ऑफ ओवरऑल पोइम। आखिरी स्टैंजा जो है वो पूरी पोइम का नतीजा है। द पोइम आल्सो हैज़ एन इरेगुलर राइम स्कीम। इसके अलावा इसकी राइम स्कीम जो है वो इरेगुलर है, मतलब एक बाकायदा राइम साउंड जो होती है ना वो नहीं देती है पोइम। थीम्स कौन कौन से हैं जिसमें?
द पेंटर व्हेन एनालाइज्ड इन डेप्थ कंप्राइजेज ऑफ मैनी थीम्स। अगर इस पोइम को आप बहुत डीपली स्टडी करें तो इसमें बहुत से थीम्स आपको मिलेंगे। द मेजर ऑफ विच इज़ इनोवेशन वर्सेस ट्रेडिशनल बिलीव्स। इनोवेशन कहते हैं मॉडर्निज्म को, और other than that we can also see the themes of nature and art in way human desires versus obligation in the poem. अब वन बाय वन करके हम इन थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। द थीम ऑफ इनोवेशन वर्सेस ट्रेडिशनल बिलीव्स कैन बी सीन इन द फॉलोइंग लाइन्स अंटिल द पीपल हु लिव्ड इन द बिल्डिंग्स पुट हिम टू वर्क ट्राई यूजिंग द ब्रश। अब ये जब हमें इसका थीम जो है ना इनोवेशन और ट्रेडिशनल बिलीव्स का इस पोएम में तब मिलता है जब लोग वो जो है कुछ और ड्रा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो बिल्डिंग के लोग होते हैं ना वो उसे कुछ और बनवाना चाहते हैं। हियर इन दिस लाइन द सोसाइटी इज़ इम्पोजिंग द डार्क ट्रेडिशनल बिलीव्स। यहाँ पे पोइट पे पेंटर पे जो सोसाइटी है ना वो प्रेशराइज कर रही है, उसको अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स को उस पर थोपना चाह रही है। डैट दे बिलीव इन ऑन द पेंटर हु वांट्स टू क्रिएट समथिंग न्यू। उस पेंटर पे जो कि कुछ नया ड्रा करना चाह रहा था, समथिंग डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ ड्रा करना चाह रहा था। द पीपल इन द बिल्डिंग आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज एंड आर आस्किंग टू द पोइट टू स्टिक द ओल्ड ट्रेडिशंस एंड स्टॉप इम्प्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज़। अब जो बिल्डिंग के लोग हैं वो तब्दीली को, चेंज को तैयार करने के एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो पेंटर है, जो पोइट है, वो भी ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ जो है जुड़ा रहे और नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस ना करवाए। द पोइट इज़ ट्राइंग टू कन्वे द आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग्स हेजिटेट टू टेक रिस्क। पोइट ये बताना चाहता है कि जो इंसान होता है ना वो इंसान ने ख़तरात को मोल लेने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। दे वुड रेदर स्टिक टू देयर ट्रेडिशन इंस्टेड ऑफ सरपासिंग देयर लिमिटेशन। कि लोग जो हैं वो अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं आना चाहते, अपनी रिस्ट्रिक्शंस को, अपनी पाबंदियों को ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि ट्रेडिशंस में ही जुड़े रहना पसंद करते हैं। इसके बाद इसमें एनवे का थीम मिलता है। एनवे कहते हैं हसद को। द थीम ऑफ एनवे कैन बी सीन इन द पोएम वेयर द पीपल इन द बिल्डिंग्स आर कन्विंसिंग द पेंटर नॉट टू ट्राई समथिंग न्यू। अब ये हसद ही है जिसकी वजह से लोग ये नहीं चाह रहे कि पेंटर जो है वो कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाए या नई चीज़ को जो है बनाए। इंस्टेड ऑफ पुटिंग एफर्ट्स इन देयर वर्क दे आर जेलस ऑफ द पेंटर। बजाय इसके कि वो उसका हौसला बढ़ाते, वो उससे जल रहे हैं। दे डोंट वांट हिम टू एक्सेल इन इट। वो ये नहीं चाहते कि वो पोइट जो है आगे बढ़ जाए। इसके अलावा नेचर एंड आर्ट का भी थीम इसमें मिलता है। नेचर एंड आर्ट गो साइड बाय साइड। नेचर और आर्ट जो है ना वो साथ साथ ही चलते हैं। आर्ट विदाउट नेचर इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सॉल। के नेचर के बगैर अगर आर्ट इस तरह से है जैसे कोई जिस्म बगैर रूह के होता है। इन द फॉलोइंग लाइन्स हाउ कुड ही एक्सप्लेन टू दैम हिज प्रेयर दैट नेचर नॉट आर्ट माइट यूज अप द canvas। द पेंटर थिंक्स अबाउट हाउ आर्ट विदाउट द एलिमेंट ऑफ नेचर इन इट कैन ruin हिज canvas। अब पेंटर जो है वो ये सोचता है कि कैसे आर्ट और कैसे एलिमेंट के नेचर जो है ना उसके canvas को ख़राब कर देते हैं। ही थिंक्स ऑफ एक्सप्लेनिंग टू पीपल। वो लोगों को इसकी वजाहत करना चाहता है। क्रिटिसाइजिंग हिम, जो कि इस पर तनकीद कर रहे हैं। एंड डैट इट इज़ नेचर डैट ब्रिंग्स लाइफ इन टू canvas। और ये नेचर ही है जो उसके canvas को एक नई ज़िंदगी बख्श सकती है। आर्ट अलोन इज़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग डैट। आर्ट अकेला जो है वो कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें नेचर इंक्लूड ना हो। ह्यूमन डिज़ायर्स वर्सेस ऑब्लिगेशन। अब इंसान की ख्वाहिशात और उसके फ़राइज़ के दरमियान जो एक क्लैश होता है वो भी इसका थीम है। ह्यूमन डिज़ायर्स आर ऑफन ओवर रूल्ड बाय द ऑब्लिगेशन दैट सोसाइटी बाउंड्स बाय अस बाय। कि इंसान की ख्वाहिशात जो है ना उनको अक्सर जो है मारना पड़ता है इंसान को अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए जो कि सोसाइटी पे उसके होते हैं। वी टेंड टू सेक्रीफाइस और विशेज़ एंड डिज़ायर जस्ट बिकॉज द सोसाइटी डज़ नॉट अप्रूव ऑफ इट। हमें बहुत सी जगहों पे ऐसे अपनी ख्वाहिशात को की कुर्बानी, अपने ख्वाबों की कुर्बानी देना पड़ती है क्योंकि हमारे ख्वाबों को सोसाइटी जो है अप्रूव नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। The painter changed his subject from sea to his wife because of the social pressure, but he could not paint his wife either because that is not of what he wanted. अब पोइट पेंटर ने क्या किया था कि उसने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया था। सोसाइटी के प्रेशर में आके उसने सी को छोड़ के अपने वाइफ के पोर्ट्रेट को ड्रा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था क्योंकि वो उसकी वाइफ का पोर्ट्रेट वो नहीं था जो वो चाहता था। वो तो समंदर को ड्रा करना चाहता था। ही वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द मास्टर पीस विच ही थॉट ऑफ। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस तरह की पेंटिंग नहीं कर पाएगा जो उसने सोच रखी है। फॉर द आइडिया ऑफ द टू पेंट हिज वाइफ वाज इम्प्लीमेंटेड ओनली बाय द सोसाइटी एंड वाज नॉट व्हाट ही वांटेड। क्योंकि ये वाइफ का जो है पोर्ट्रेट ड्रा करने का आइडिया सोसाइटी का था, उसका अपना नहीं था, क्योंकि उसकी अपनी तो ख्वाहिश कुछ और ही थी। इसके अलावा इस पोएम में कुछ सिंबोलिज्म भी मिलते हैं। सिंबोलिज्म इन द पेंटर बाय जॉन एशप्रे। सिंबोलिज्म इज़ द यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। कि यानी किसी भी चीज़ को जो है, किसी भी शख्स का या किसी भी जगह का जो है नाम लिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कुछ और बयान करने के लिए। वी कैन सी मैनी एग्जांपल्स ऑफ सिंबोलिज्म इन द पोएम। द symbolizes the creative ideas that innovate and the innovations in the art and that an artist comes up with but are not accepted by his contemporaries who are stuck in the dark world of traditions।
कि सी जो है क्रिएटिव आइडियाज़ को सिम्बोलाइज़ करता है जी, और इनोवेशंस को, मॉडर्निज्म को सिम्बोलाइज़ करता है, जो कि एक आर्टिस्ट जो है वो उसको अडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन सोसाइटी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती और ये चाहती है कि राइटर जो आर्टिस्ट है, जो पोइट है, वो ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ ही जुड़ा रहे। द टॉल बिल्डिंग एंड द पीपल लिविंग इन इट, द बिल्डिंग्स इन द पोएम सिम्बोलाइजेज द ओल्ड ट्रेडिशनल बिलीव्स। अब ये इमारत जो है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो पुराने अकीदों की जो है सिम्बोलाइज करते हैं। एंड द पीपल लिविंग इन इट सिम्बोलाइजेज द कम्युनिस्ट एंड द कंटेम्परेरीज, द पोलिटिकल ग्रुप्स एंड द रिलीजियस ग्रुप्स हु आर होल्डिंग ऑन टाइटली टू दोज बिलीव्स। अब उस बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं ना वो कम्युनिस्ट हैं, उसके हम असर लोग हैं, पॉलिटिकल और मजहबी पार्टियों से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो कि पुराने अकायद के साथ बहुत स्ट्रिक्टली जुड़े हुए हैं। दे फाइंड इट ईजी टू फॉलो दोज बिफोर देम एंड आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज। अब उनको जो है पुराने अकायद को ही कबूल करना जो है वो आसान लग रहा है, वो नई तब्दीलियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्करेज दोज हु इंटेंड्स टू क्रिएट समथिंग न्यू। अब वो मुकम्मल कोशिश करते हैं कि उस राइटर को, उस पोइट को रोक दें कि वो कुछ नया ना करे। द ब्रश इन द पोएम सिम्बोलाइजेज द सोर्स ऑफ चेंजिंग द ओल्ड माइंड सेट ऑफ द पीपल। अब ब्रश जो है वो लोगों के पुराने ख्यालात को, तंग नज़री को जो है सिम्बोलाइज करता है। द पेंटर इन द पोएम सिम्बोलाइजेज द आर्टिस्ट। अब ये पेन में जो पेंटर है वो आर्टिस्ट को सिम्बोलाइज कर रहा है। द पोइट्स को, द राइटर्स हु ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू, ऐसे राइटर्स को या ऐसे आर्टिस्ट को जो कुछ नया प्रोड्यूस करना चाहते हैं, समथिंग क्रिएटिव, बट आर क्रिटिसाइज बाय द सोसाइटी फॉर डूइंग सो। लेकिन सोसाइटी जो है उनको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती, ड्यू टू विच दे फेल टू डू व्हाट देयर हार्ट्स डिज़ायर, जिसकी वजह से वो वो करने में नाकाम हो जाते हैं जो कि मुआशरे, जो कि उनकी अपनी ख्वाहिश होती है, जो उनका दिल कर रहा होता है। पोइटिक डिवाइसेस इन द पोएम। अब इसके अलावा इस पोएम पेंटर में बहुत सी पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है सिमिली। सिमिली जो है किसी भी चीज़ का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने के लिए यूज़ की। एक मिनट, ऊपर वाली 2 लाइन स्किप कर दी हैं। देयर आर अ वैरायटी ऑफ पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम व्हिच गिव्स इट दैट ब्यूटीफुल ड्रामेटिक इफेक्ट दैट वी लुक फॉर इन पोइट्री। अब इसके अलावा इस पोएम में पेंटर में जॉन एशटन ने बहुत सी ऐसी पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इस पोएम की ब्यूटी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। उसमें सिमिली आ जाती है। हाँ, उसमें सिमिली है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है। सिमिली इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज के दो एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ों को एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल करके जब कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है तो उसे सिमिली कहते हैं। इन द फॉलोइंग लाइन ही चूजेज आएगा यहाँ पे हिज वाइफ फॉर न्यू सब्जेक्ट, कि वो अपनी बीवी को जो है एक न्यू सब्जेक्ट के तौर पे चूज़ करता है। मेकिंग हर बेस्ट लाइक र्यून्ड बिल्डिंग्स, और अपने जो है कॉन्वा को र्यून्ड बिल्डिंग्स की तरह जो है लाइक का वर्ड यूज़ करके सिमिली यूज़ कर रहा है। द पोइट हैज़ कंपेयर्ड द इमेज ऑफ हिज वाइफ दैट ही प्लान्स टू क्रिएट टू र्यून्ड बिल्डिंग्स। अब वो ये कह रहा है कि अपनी वाइफ को जो है वो कह रहा है कि अपनी वाइफ का जो इमेज है ना, तो अगर वो ऐसा बनाएगा तो वो तमाम बिल्डिंग्स को र्यून कर देगा, बर्बाद कर देगा। एलिट्रेशन कहते हैं कि रिपीटेशन ऑफ साउंड्स को, एक ही लाइन में सेम साउंड वाले वर्ड जो हैं, कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो बार बार नज़र आएँ। वर क्लोजली प्लेस्ड इन अ लाइन, फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ एस इज रिपीटेड इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ द पोएम। अब देखें ये लाइन आपको नज़र आ रही है, सीटिंग बिटवीन द सी एंड द बिल्डिंग्स। अब देखें सीटिंग में एस है और सी में भी एस है, सेम साउंड देने हैं दोनों वर्ड्स। और इसके अलावा रिपीटेशन आ गई है ना, इसके अलावा देखें बिटवीन और बिल्डिंग्स दोनों में बी है, दोनों की जो है वो रिपीटेशन आ गई है, तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है कि कोई गैर इंसानी जो चीज़ें हैं ना उनको इंसानों वाली खुसूसियात देना। जैसे अगर हम कहें कि ना जो पत्ते पानी पी रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। पर्सोनिफिकेशन इज़ गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। इन फर्स्ट स्टैंजा ही एक्सपेक्टेड ही सब्जेक्ट टू रश ऑफ द सैंड। अब क्या है कि पहले स्टैंजा में वो अपने मौजू को जो है वो सैंड की तरह बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सीजिंग अ ब्रश प्लास्टर इट्स ओन पोर्ट्रेट ऑन द कानवास, द पोइट एक्सपेक्ट द सी टू होल्ड द ब्रश। अब पोइट ये चाहता है कि समंदर जो है वो इस ब्रश को पकड़े एंड पेंट इट्स ओन पोर्ट्रेट ऑन द कानवास, और अपना ही जो है पेंटिंग है, अपना जो पोर्ट्रेट है ना वो इस कानवा पे ड्रॉ कर दे। अब देखें सी जो है वो एक बेजान चीज़ है ना, लेकिन वो सी को से ये चाह रहा है कि वो पेंटिंग करे, तो ये पर्सोनिफिकेशन होती है। तो कंक्लूड करते हैं पोएम का। टू कंक्लूड वी कैन से दैट अ स्टनिंग सेवेज नॉवल ऑफ आर्ट एंड वायलेंस, लव एंड ग्रीफ, द पेंटर इज द स्टोरी ऑफ अ मैन हु लॉन्ग्स टू ट्रांसेंड द शेडोज इन हिज आर्ट, अ मैन इंटेंट ऑन यूजिंग लूजेस ही हैज़ सफर्ड टू क्रिएट अ मीनिंगफुल लाइफ। अब एक ऐसे पोइट की स्टोरी है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा गमज़दा है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात की, अपने दिल की जो उसके डिज़ायर्स हैं ना उनको पूरा करने में नाकाम रहता है, क्योंकि वो सोसाइटी का प्रेशर उस पर इतना ज़्यादा है। नेवर इमेजिन्ड आई वुड शूट अ मैन और बी अ फादर
और लीव सो फॉर फ्रॉम द सी। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके अलावा इसके कंक्लूजन को ना आपने अपने वर्ड्स में जो है ना लिख के एक पैराग्राफ लिखना है और आपने मुझे लाजमी सेंड करना है। अल्लाह हाफ़िज़।